वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा, आजकल हमारे जो वीडियोस बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज से। 40% ऑब्जेक्टिव्स आपके कवरिंग होने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ वाले चैप्टर्स के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। जो पार्टनरशिप चैप्टर है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 सिंपल अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर, नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 एडमिशन एंड रिटायरमेंट, नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन 4 पार्ट्स के हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें आता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। साझेदारी किसे कहा जाता है? When 2 or more persons do such business, their main purpose to earn profit and distribute among them is called partnership. 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे काम को मिलकर करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना हो, इसे साझेदारी कहा जाता है। क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है बेटा, विच एक्ट इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप। साझेदारी में कौन सा अधिनियम लागू होता है? विच एक्ट इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप। सो हमारा जो साझेदारी अधिनियम अप्लाई होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि साझेदारी में कौन सा अधिनियम लगता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, पार्टनरशिप इज बोर्न बाय। साझेदारी का जन्म किससे होता है? द पार्टनरशिप इज बोर्न बाय एग्रीमेंट, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी फर्म में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो मेंबर होते हैं, मिनिमम यानी कम से कम कितने मेंबर होना चाहिए? 2। और अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं? द मैक्सिमम मेंबर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म में बी 50। 50 से ज्यादा अगर सदस्य होते हैं तो पार्टनरशिप अगेंस्ट द लॉ हो जाती है। ठीक है, तो केवल कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं? 50 मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में कि पार्टनरशिप के अंतर्गत जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो कैसी होती है? द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर। साझेदारों का उत्तरदायित्व कैसे होता है? इसका आंसर होगा अनलिमिटेड, असीमित उत्तरदायित्व। साझेदारी फर्म में साझेदारों का जो उत्तरदायित्व होता है, द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज बोर्न बाय एग्रीमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। साझेदारी का जन्म समझौते से होता है और समझौता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिटन एग्रीमेंट और दूसरा होता है ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट एंड ओरल एग्रीमेंट
लिखित समझौता और मौखिक समझौता। जो लिखित समझौता होता है उसे क्या कहते हैं? रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले साझेदारों द्वारा कुछ नियम और शर्तें बनाई जाती हैं। इन नियम और शर्तों को एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क्स में भी बनता है और इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है और इसके कंटेंट्स क्या है, साझेदारी सल्लेख किसे कहते हैं और इसमें किन बातों को लिखा जाता है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। बट हियर वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। अब अगर उनके पास रिटन एग्रीमेंट नहीं है, लिखित समझौता नहीं है, तो कोर्ट के रूल अप्लाई होते हैं। सो ये 4 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया है, विच रूल्स आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी सल्लेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन आता है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय विच रेट। साझेदारी सल्लेख के अभाव में पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लिखित समझौता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन टू एनी पार्टनर। पहली बात, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ये इसका आंसर होगा। दूसरी बात, अगर साझेदारों के बीच लिखित समझौता नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इनटू विच रेशो। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमेशा इक्वली बांटा जाएगा। अगर लिखित समझौता नहीं है तो लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी हमने देखा अभी इसमें कि पार्टनरशिप का जन्म किससे होता है, अनुबंध से, समझौते से है। पार्टनरशिप इज बोर्न बाय एग्रीमेंट। मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 2। अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, 50। और मैक्सिमम मेंबर 50 हो सकते हैं। और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है अनलिमिटेड, असीमित उत्तरदायित्व होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये हमेशा सभी स्टूडेंट को याद रहता है, 6% पर एनम। अगर लिखित समझौता नहीं है, कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इफ फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस समय इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, तो इसका आंसर भी आएगा नो। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लिया जाएगा उससे। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी इतने सारे बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है
कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत लाभ हानि का विभाजन करने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। कौन सा खाता बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में स्टार्टिंग में लाभ हानि का विभाजन करने के लिए साझेदारों द्वारा कौन सा खाता तैयार किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब फर्म में बनाया जाता है तो उसके डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है? तो जो पार्टनर्स को दी जाने वाली अमाउंट होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू एनी पार्टनर, सैलरी टू एनी पार्टनर, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाती हैं। और पार्टनर से दी जाने वाली जो राशि है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या जो भी उसने एडिशनल ड्राइंग करा है वो इसके क्रेडिट में लिखा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन आता है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर इनटू विच अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाते का जो बैलेंस आता है उसे किस खाते में भेजा जाता है? तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका बैलेंस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक आपका बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ये कब बनाए जाते हैं? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाया जाता है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल विच इज चेंज एवरी ईयर। जिस कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हर बार चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, उसे कौन सी कैपिटल कहते हैं? उसका आंसर होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल जिसका बैलेंस हर साल चेंज होता है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज चेंज एवरी ईयर, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब अगर कोई कैपिटल फिक्स्ड है तो उसका बैलेंस हर साल सेम रहता है, बट क्वेश्चन इज अराइज क्या बैलेंस ऑफ कैपिटल फिक्स्ड की कंडीशन में चेंज हो सकता है? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में बैलेंस चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उसका बैलेंस चेंज हो सकता है, और वो दो कंडीशन में। जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है या वो फर्म से कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो उस कंडीशन में जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका बैलेंस चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो बैलेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि वह कैपिटल जिसका बैलेंस हर साल चेंज होता है उसे परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं, और जिसका बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, उसे स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल का बैलेंस
दो दशाओं में चेंज हो सकता है, और वो है जब कैपिटल विड्रॉ कर ली जाए और या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा कि अगर कोई पार्टनर है, उनके बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और सी जो है किसी फर्म से माल खरीदना चाहता है, कंपनी से माल खरीदना चाहता है, लेकिन ए और बी एग्री नहीं है। तीनों पार्टनर हैं और सी कहीं से माल खरीदना चाहता है, लेकिन ए और बी एग्री नहीं है, तो क्या माल खरीदा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी यहां पर ज्यादा है। 2 पार्टनर एग्री नहीं है और एक अकेला सी एग्री है, तो इस कंडीशन में हम कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी, बहुमत ज्यादा किसका है? 2 पार्टनर का। लेकिन वही दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए यही तीनों पार्टनर हैं और वो डी को फर्म में एंटर करना चाहते हैं, नए पार्टनर को फर्म में प्रवेश देना चाहते हैं। सी एग्री नहीं है और ए और बी एग्री है कि उसे फर्म में पार्टनर बनाया जाए, तो क्या उसे पार्टनर बनाया जा सकता है? तो यहां पर इसका उत्तर होगा नहीं बनाया जा सकता। अब आप कहेंगे कि अभी तो यहां पर मेजॉरिटी वाली बात आई थी, तो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करना हो, फर्म से रिलेटेड हो, वहां पर मेजॉरिटी है, लेकिन जब भी किसी नए पार्टनर को फर्म में साझेदार बनाया जाता है तो वहां पर सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। एक भी पार्टनर अगर वहां पर एग्री नहीं है तो नए व्यक्ति को फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो करेंट अकाउंट होता है उसमें कौन कौन सी अमाउंट लिखी जाती है। करेंट अकाउंट कब बनाया जाता है? जब कैपिटल फिक्स होती है। तो करेंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम लिखी जाती है? या कई बार क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सैलरी गिवन टू पार्टनर, इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर, कमीशन गिवन टू पार्टनर। यहां इंटरेस्ट से मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से है। इनको किस अकाउंट में लिखा जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि ग्रुप ऑफ पार्टनर को क्या कहते हैं? या एबीसी एक फर्म में पार्टनर हैं और कलेक्टिव जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? तो नंबर 1, ग्रुप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। साझेदारों का समूह क्या कहलाता है? फर्म कहलाता है। और जो इंडिविजुअल पार्टनर होते हैं, जैसे ए बी सी अलग अलग है, द इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड पार्टनर्स, और उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कहलाता है पार्टनरशिप। ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच कौन सा रिलेशन होता है? तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच प्रिंसिपल, ऑनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसे हम एजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि हर पार्टनर फर्म का मालिक भी होता है और वो फर्म का जो है एजेंट भी होता है। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ we see some other objective short questions also. Just here, registration of partnership is, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या नहीं? तो बेटा अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और उसमें एक ऑप्शन होता है वॉलेंट्री, तो इसका आंसर होगा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक। किसी भी साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। कई बार पार्टनर्स के बीच रिलेशन इतने अच्छे होते हैं
कि बिना रिटर्न एग्रीमेंट के भी कई समय तक अपना पार्टनरशिप बिजनेस कैरी कर सकते हैं, बट बिना रजिस्ट्रेशन के उन्हें कई प्रॉब्लम फेस करना होती है, इसलिए फिर वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जैसा हो जाता है बट कंपलसरी नहीं है। सो क्वेश्चन आता है टू रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी? नो, इट इज वॉलेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन केस ऑफ लॉस? अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को दिया जाने वाला ही अमाउंट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट की कंडीशन में ही दिया जाता है। देन ए हैज गिवन द गारंटी टू बी, एक पार्टनर है, इन बी को गारंटी दी कि वो फर्म में पार्टनर बनेगा और उसका प्रॉफिट कभी भी 5,000 रुपीज से कम नहीं होगा। सो व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे क्या कहेंगे? तो इसे गारंटी ऑफ पार्टनर कहा जाता है। गारंटी ऑफ पार्टनर, साझेदारों को जो है कोई नया पार्टनर फॉर्म आता है उसे गारंटी दी जाती है तो उसे गारंटेड पार्टनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु मे बी पार्टनर्स इन अ फर्म? फर्म में साझेदार कौन हो सकता है? तो फर्म में साझेदार, इसका आंसर आएगा ओनली इंडिविजुअल, केवल व्यक्ति ही फर्म में पार्टनर हो सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सो इसका आंसर होगा ओनली इंडिविजुअल मे बी पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है बेटा। सो मैक्सिमम हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से तैयार किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से PDF के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।